जैसा कि साहब इन्होंने कहा कि हर एक प्रश्न जो हमारे यहाँ तैयार होता है वो दो तरह से होता है। एक तो हम लोग भी रोज एक कोटा बंधा है कि हर रिसोर्स पर्सन को 20 सवाल रोज बनाते हैं। उसके अलावा जो प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसमें हर प्रोग्राम का जो अंत होता है, अंत ही नहीं, उसमें तो पहले तो था 50-50%, 5 रोज का प्रोग्राम होता था तो 20 सेशंस हुए, एक गया इनाग्रल में, एक गया वैलिडिक्टरी में। 18 में हमारी कोशिश होती थी कि कम से कम 9-10 सेशंस में थ्योरेटिकल डिस्कशन हो, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, आइटम टाइप, सब टाइप जो चलता है, और कम से कम आधा समय 7-8-9 सेशंस हम प्रैक्टिस को देते थे। तो अभी कुछ रेशियो पता नहीं क्या है, जो भी हो, तो उसमें सवाल, और वो जो सवाल बनते थे उनको फिर बना संवार करके उनकी फेस वैल्यू को क्रिएट करके, क्योंकि देखिए साहब, एक वैलिड जो सवाल है उसकी बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। वैलिड क्वेश्चन का वैलिडिटी के आग से, जैसे सोना आग से तप कर कुंदन बनता है, उसी तरह से एक इंडिविजुअल सवाल की मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन तभी वो कहलाने का हकदार होता है जबकि वो वैलिडिटी की प्रक्रिया से गुजरे। और वैलिडिटी जब हम कहते हैं तो उसके 2 स्टेज होते हैं, प्री वैलिडेशन और पोस्ट वैलिडेशन। प्री वैलिडेशन में सवाल के क्वालिटेटिव जो फीचर्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान होता है, मतलब कि वो जिस कैटेगरी का क्लेम किया गया है उसका उस कैटेगरी का है कि नहीं। मल्टीपल चॉइस मान कहा गया है तो 4 उसके ऑप्शंस हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि 2 ही ऑप्शन हो, तब तो वो कांस्टेंट अल्टरनेटिव हुआ, या न तो 3 ऑप्शन हो, न तो इधर का रहा न उधर का, तो एक ऑप्शन बढ़ा के उसको 4 बनाना। इंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं, क्योंकि हर चीज का अलग अलग मैनुअल है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप में देखिए स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होता, वैरायटी नहीं होती। एक लाइन का कोई क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है और वो शॉर्ट आंसर का भी क्वेश्चन हो सकता है, एक लाइन का क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर का भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल वैरायटी नहीं होती सब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप हर सवाल स्ट्रक्चरली एक दूसरे से बिल्कुल ही न्यारा होता है। जो कांस्टेंट अल्टरनेटिव है वो मल्टीपल चॉइस नहीं, जो मल्टीपल चॉइस है मल्टीपल फैसेट का फॉर्मेट अलग, रीअरेंजमेंट का एक तीसरा ही फॉर्मेट होता है, और मैचिंग का एक चौथा ही फॉर्मेट होता है। तो ऐसा सो प्री वैलिडेशन में इन चीजों को देखा जाता है। और पोस्ट वैलिडेशन का मतलब है कि उन प्री वैलिडेटेड क्वेश्चंस को टेस्ट में फ्रेम करके और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर उसको एडमिनिस्टर किया जाए, और उनका जो उसका जो रेस्पॉन्स आता है उसके माध्यम से, और ये प्योर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है। प्री वैलिडेशन का जो प्रोसेस है वो एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स भी तो एजुकेशन का ही है, लेकिन उसका मेयार अलग है। और ये पोस्ट वैलिडेशन में इसलिए उसको कहा गया कि क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, हर सवाल का जो रिस्पॉन्स आपको मिला है उस पर क्या मार्किंग हुई है, किस सवाल का कितने लोगों ने सही उत्तर दिया, किस सवाल का कितने लोगों ने गलत उत्तर दिया, किस सवाल को सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किया गया, सही उत्तर हो या गलत हो, सब मोस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, वो भी इनवैलिड माना जाता है, उसको भी एलिमिनेट किया जाता है। नॉन अटेंडेड क्वेश्चन, जिस सवाल को किसी ने छुआ ही नहीं, वो भी आप जानिए कि वो सवाल आपका कामयाब नहीं। तो इन चीजों उसको भी एलिमिनेट कीजिए सेकेंड स्टेज में। तो ऐसा सो प्री वैलिडेशन और पोस्ट वैलिडेशन।
तो इतना नहीं करके हम लोग एक प्री वैलिडेशन करके और उसको डेटाबेस में सेव करते हैं। तो उस प्री वैलिडेशन के लिए किसी चीज का हमने शुरू में ही कहा है कि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट ही किसी चीज की वैलिडेशन क्या है, ये भी एक इवैल्यूएशन ही तो है, उसके क्वालिटी का इवैल्यूएशन है, वही प्री वैलिडेशन है। तो इवैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट निश्चित रूप से होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में ये देख लेगा क्या, छोड़िए, हाँ कोई बात नहीं, जिसके अगेंस्ट में आप उसकी जांच करेंगे। तो ये 10 पैरामीटर्स जो हैं आपके सामने हैं, वो एक सवाल के ये 10 आयाम होने चाहिए, या इसमें से एक, पहला, दूसरा और तीसरा ये मिलकर ही सवाल बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन टू द, खास करके दूसरा और तीसरा मिलकर सवाल बनता है। इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, क्वेश्चन आइटम स्टेम विथ की एंड क्यू। तो दो ये सवाल का पार्ट है, दो। अब इसके अलावा 10 में से ये 10 का इन्होंने एक्चुअली 12-13 है। एक देश से एक जो जातक है, बच्चा या बच्ची जो जन्म लेता है, तो उसकी कुंडली में कितने डायमेंशन होते हैं, तिथि उसके जन्म की, वार, नक्षत्र, करण और योग, इसीलिए उसको पांचांग कहा गया, इसके 5 अंग हुए। उसके अलावा उसका जन्म की राशि क्या है, फिर उसके क्या बोले आप, राशि का राशिस कौन है, तमाम चीजें जैसे एक जातक के बच्चे की जन्म कुंडली में पाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये समझिए, जो आपके सामने आइटम फाइल कार्ड जो है, वो समझिए एक प्रश्न की ये जन्म कुंडली है। और पहले जब ये हाथ से जब लिख करके सवाल किया बनाया जाता था, तो उसके भरने के लिए यही फॉर्मेट है। एक सवाल के लिए 1 पेज खर्च किया जाता था, ये चीज दोनों तरफ होती थी, तो 1 पेज पर 1 सवाल। इसी को मॉडिफाई किया गया है समय की मांग को देखते हुए, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर आया है, जिसकी चर्चा अभी मेरे बाद से इमीडिएटली करेंगे, अमित जी करेंगे। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि कोई भी सवाल है तो नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मतलब नेम ऑफ द आइटम राइटर होना चाहिए, किसने वो सवाल बनाया है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सवाल बनाने वाले को, ये नहीं आपको ही लिखना था। लैंग्वेज अभी भी है, अभी फर्क है, पहले लिखना था, अभी हर चीज का ड्रॉप बॉक्स आपको आएगा, उसमें आपको टच करना है, क्लिक करना है, यही ना। लैंग्वेज का सवाल है कि लिटरेचर का सवाल है। उसके बाद देखिए एक ये जीएफआर कोड का मसला है कि हर सवाल सब्जेक्ट मैटर के किसी न किसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, या करना चाहिए, क्योंकि सवाल साजी के सिद्धांत में बताया गया है कि एवरी क्वेश्चन शुड मस्ट बी बेस्ड ऑन at least one important content area, विषय वस्तु के एक कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका सवाल बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु में, एक चैप्टर में, एक कहानी में कई तरह की चीजें हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं होता। उसके इंपॉर्टेंट कंटेंट एरिया पढ़ाई के समय भी उस पर जोर होना चाहिए, और जिस पर जोर पढ़ाई के समय होगा उसके उसी पर जोर देना है आपको सवाल उठाते समय, सवाल बनाते समय। तो वो इंपॉर्टेंट कंटेंट एरिया क्या है, ये इसमें पहले हाथ से लिखा जाता था, अब आपको ड्रॉप बॉक्स गिरेगा। अगर आप यहाँ लैंग्वेज को टिक करते हैं तो लैंग्वेज के जितने आप जानते हैं कि लैंग्वेज को 4 उसके लेवल्स में बांटा गया है। उसका एक फोनोलॉजिकल लेवल होता है जो सबसे बुनियादी लेवल है, जिसमें कि ध्वनियों की बात होती है। ये जितना हमारा अल्फाबेट है,
इस साउंड सिस्टम है वो उसके अंदर आता है। जैसे वर्ण विचार पहले कहते थे पुराने जमाने की शब्दावली में, वर्णों को मिला करके जोड़कर शब्द बनते हैं, दो वर्णों के या अक्षर मान लीजिए बोलचाल की भाषा में, तो वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। शब्दों का एक खास ढंग का जो सामंजस्य है वो वाक्य कहलाता है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। और वाक्य हो या शब्द हो, भाषा का अंतिम उद्देश्य है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, अपने विचार को, भाव को, अपनी बात को दूसरे अगले के सामने रखना इस तरह से कि वो समझ जाए। सो मीनिंग पार्ट, सो साउंड सिस्टम, उसका जो वर्ड का जो है शब्द विचार, वाक्य विचार और अर्थ विचार। तो इस तरह से अगर आप लैंग्वेज को टिक करेंगे तो यहाँ आपको उस तरह से फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल इस तरह से निकलेगा। ये टेक्निकल एस्पेक्ट इसका हो गया ड्रॉप बॉक्स का, पहले हाथ से लिखते थे, उस पर अमित जी चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी आपको कठिनाई शुरू में होगी, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि बस 2-4 सवाल बनाते बनाते वो पूरे ढर्रे को आप समझ लेंगे। वो कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। आप, मैं बता दूं आपसे पहले, आप ही के नवोदय विद्यालय के 4-4 भाषाओं के शिक्षक बना चुके हैं, 200, 400, 500 सवाल एक आदमी ने बनाए। तो आप वो जल्दी से, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक्स आपको माइंड में रहेगा तो वो चीज आप पकड़ लेंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल है, इसमें आमतौर पर ये लिखा जाता है कि लिखित सवाल है, कि इसका मतलब इस सवाल को अगर प्रश्न पत्र में पिरोया जाए, देखिए क्या है, कायदे से सिस्टम व्यवहार में है, हम ही सवाल लिखते हैं, हम ही टेस्ट बनाते हैं, हम ही एडमिनिस्टर करते हैं, हम ही इवेलुएट करते हैं, हम ही रिजल्ट निकालते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। कायदे से होता क्या है कि सवाल कहीं और बनाए जाते हैं, वो एडमिनिस्टर कहीं टेस्ट फ्रेम में कोई करता है, एडमिनिस्टर कोई करता है, इवेलुएट कोई करता है। अभी भी ऐसा होता है, जो पब्लिक एग्जामिनेशंस में ऐसे होते हैं, क्लास टेस्ट में हम ही सब कुछ करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल यहाँ लिखना है कि ये रिटन का है कि ओरल का है। रिटन हो या ओरल हो, इस सवाल को एडमिनिस्टर करने के लिए और किसी गैजेट की, मान लीजिए एक डिक्टेशन का अगर आप सवाल बनाते हैं तो हो सकता है अगर 100 विद्यार्थी हो, 1 और 40 का आंकड़ा आदर्श माना गया, एक शिक्षक पर 40 विद्यार्थी, लेकिन आदर्श तो अपनी जगह होता है, व्यवहार में क्या होता है। तो डिक्टेशन का सवाल अगर कोई है तो हो सकता है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जरूरत पड़े। तो आजकल के जमाने में कंप्यूटर की जरूरत पड़े, पावर पॉइंट की जरूरत पड़े, स्क्रीन की जरूरत पड़े। तो अगर कोई ऐसी जरूरियात है तो उसका निर्देश हम ये मानते हैं कि आइटम राइटर को यही कर देना चाहिए। अब आगे बढ़िए, 2 और 3 इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी ऑन क्वेश्चन आइटम स्टेम विथ आंसर की, यही दोनों मिलके सवाल बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप से उदाहरण दे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता, अभी चर्चा हुई कि उसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे गाय का लेख लिखते थे तो हम लिखते थे कि उसके 4 पैर होने चाहिए, 2 सींगे हो, 1 पूंछ होनी चाहिए। उस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये 4 पार्ट होते ही होते हैं, चाहे उसका सब टाइप कोई हो, वो कांस्टेंट अल्टरनेटिव हो, मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल फैक्टर। एक इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प पर 9 का निशान लगाइए, ये हो गया इंस्ट्रक्शन। और दूसरा स्टेम, जैसे हमने कहा पंजाब की राजधानी कहाँ है, ये स्टेम हुआ। और जिस तरह से स्टेम को तना बोलते हैं हिंदी में, पेड़ के तने से जिस तरह से ब्रांचिंग होती है, उसके शाखें फूटती है, उस तरह स्टेम से ही अल्टरनेटिव फूटते हैं। कि नीचे लिखे सवाल को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प पर 9 का निशान लगाइए। पंजाब की राजधानी कहाँ है, मैं एक जनरल, आप ही बनाइएगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये हम सब जनरल एग्जाम्पल देते हैं ताकि हर सब्जेक्ट वाले को, हर किसी को फिट हो। आपसे ये गुजारिश है कि आप या तो लिटरेचर से क्वेश्चन बनाएंगे या लैंग्वेज से बनाएंगे, इस तरह का। ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं कि स्टेम क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टेम क्या है। पंजाब की राजधानी कहाँ, ये स्टेम हो गया। अब इसी से ब्रांचिंग हुई, अमृतसर, गुड़गांव, चंडीगढ़, लाहौर, और की हो गया
सी चंडीगढ़। सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि उसमें इस तरह से अलग अलग ये साहब इंस्ट्रक्शन है, ये इसका स्टेम हुआ, ये उसके अल्टरनेटिव्स तो होते ही नहीं है। उसमें एक जो जुमला है वो जुमला वही इंस्ट्रक्शन भी उसी में है, उसी में सवाल भी है। जैसे गुरबानी की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अब इसमें इंस्ट्रक्शन भी यही है, स्टेम भी यही है। तो हमारे यहाँ कहा गया है, अभी एक बहन चर्चा कर रही थी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जांच में अन्याय होता है क्योंकि उसमें जांचकर्ता की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। हमने उसके जवाब में कहा था, आप सुने होंगे, कि उसको 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी है, उसके नेचर ही यही है, उसमें सब्जेक्टिविटी रहेगी ही रहेगी। हाँ, कर क्या सकते हैं कि स्टूडेंट की सब्जेक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाल करके। जैसे वर्ड को कंट्रोल करते हैं, 300 शब्दों में लिखें, 50 शब्दों में लिखें अगर शॉर्ट आंसर है तो। और उससे भी ज्यादा एग्जामिनर की सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए क्यू का सुझाव दिया गया है कि प्रश्न लिखने वाला ही प्रश्न के साथ, अगर वो सब्जेक्टिव टाइप है तो की वही डाले कि इस सवाल का सही जवाब ये है। अगर वो सब्जेक्टिव टाइप है तो की की जगह क्यू डाले। क्यू का मतलब ये है कि अगर उसी सवाल करने वाले, सवाल बनाने वाले को ही अगर उस सवाल का जवाब देना पड़े तो वो किन किन पॉइंट्स को, किन किन मुद्दों को टच करना चाहेगा, उन मुद्दों, उन पॉइंट्स को लिख दे वो। इससे एग्जामिनर को सहूलियत होगी उस सवाल के जवाब की मार्किंग में। क्यू बेस्ड मार्किंग होने से मार्किंग करने वाले की सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज किया जाता है। अब क्यू जो है, देखिए किसी भी सवाल का क्यू सब्जेक्टिव टाइप के आंसर का क्यू होता है, क्वेश्चन का क्यू नहीं होता, आंसर का क्यू होता है। की भी आंसर का ही होता है, आंसर की, क्यू भी आंसर का होता है। तो क्यू लिखने के दो तरीके मेरी जानकारी में हमें बताया गया है। एक तो कंटेंट बेस्ड क्यू होगा, जैसे फर्ज कीजिए कोई सवाल उठाइए कि वही, चलिए हिस्ट्री से ही चलते हैं, मध्यकालीन ये भक्ति साहित्य के प्रमुख धाराओं पर प्रकाश डालिए। मैं समझता हूं पंजाबी को छोड़ दिया जाए तो भक्ति साहित्य तो लंगड़ा हो जाएगा। तमाम जो संत कवि हैं, बड़े बड़े कबीर हों, रैदास जी हों, उनकी रचनाएं पंजाबी के भक्ति साहित्य में संकलित हैं, ये सब लोग। तो मान लीजिए भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब इसका क्यू जो है दो तरह से लिखा जा सकता है, कंटेंट बेस्ड क्यू और उस आंसर का स्ट्रक्चर बेस्ड क्यू। कंटेंट बेस्ड क्यू क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें जो मैं कह रहा हूं वही होगा नहीं, ये एक संकेत है, आप खुद सोच सकते हैं। कंटेंट बेस्ड क्यू क्या हो सकता है कि भक्तिकालीन साहित्य में प्रमुख धाराएं कौन सी हैं, सगुनवाद, निर्गुणवाद। उन धाराओं के भीतर अंतरधाराएं कौन है? तो सगुनवाद में राम भक्ति साहित्य, कृष्ण भक्ति साहित्य, निर्गुण धारा में प्रेमा भक्ति और ज्ञान, प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो प्रमुख धाराएं, उनकी उपधाराएं, उनके प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं, ये क्यों हो सकता है इस सवाल के जवाब का, किस भक्ति काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर या उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ये कंटेंट बेस्ड क्यू हुआ। अब एग्जामिनर देखेगा कि उस तरह से अगर जवाब फॉर्मेट किया, उस तरह से जवाब अगर है, तो अगर 20 नंबर का सवाल है, फर्ज कीजिए पहले के जमाने में 20 नंबर का सवाल होता था, तो भाई 5 अगर आपने क्यू दिया है तो 4-4 नंबर सब पर डालेगा। अगर धाराओं के बारे में लिखा गया है तो भाई 8 नंबर उसका बनता है, 8 में 8 तो मिलेगा नहीं, चलो 6 दे दो, 5 दे दो। उपधाराओं के बारे में भी लिखा है बच्चे ने तो फिर उसके बन गए क्या नाम है, 4 अंक, या जो उसका ब्रेकअप आया
तो 4 अंक में 4 तो दे नहीं सकते, चलो 3 दे दो, 2 दे दो। इसी तरह से प्रमुख कवियों के नाम लिखे हैं तो 4 अंक उसके बनते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे तो फिर 4 अंक उसके बने। तो 5 आपने क्यों दिया था तो 4 मैक्सिमम अंक हुआ, तो किसी में 2 किसी में 3। ये सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करने का एक तरीका बनाया गया, तो वही क्यू है। और स्ट्रक्चर बेस्ड क्यू क्या है, वो बहुत ही यूनिवर्सल है, कोई भी जवाब अगर होगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। अभी हम रख रहे हैं ऐसे टाइप को सामने, एक उदाहरण स्पेसिफिक होना चाहिए ऐसे टाइप में। अब स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होगा कि किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन का जवाब हो तो एक उसका इंट्रोडक्शन होगा, भूमिका होगा, फिर मेन बॉडी होगी उस जवाब की, और कोई ना कोई कंक्लूजन होगा। और फैक्टर ले लीजिए, वो जो भाषा इस्तेमाल करता है उसकी शुद्धता कहां तक है, उस पर कुछ अंक आप देंगे। उसकी हैंडराइटिंग तक पर आप अंक निर्धारित कर सकते हैं। और उस बुनियाद पर अगर इंट्रोडक्शन है तो चलो उसके लिए 5 नंबर आपने रखा था 20 में, तो 5 में 4 3 मिल गया उसको। बॉडी है, बॉडी के लिए आपने 10 नंबर रखा था, 10 5 15 हुआ, 5 नंबर फिर भी आपके मुट्ठी में है। तो बॉडी पर या 12 रखा था तो 12 नहीं तो 12 तो दे नहीं, तो 10 है, 8 है, 7 नंबर उसको मिल गया। उपसंहार अगर कंक्लूजन सही से ड्रॉ किया है तो उस पर आपने 3 अंक या 4 अंक डाला था, वो मिलेगा। और हैंडराइटिंग पर 1 2 अंक, 1 2 अंक उसकी शुद्धता पर वगैरह। क्यू का यही मामला है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्यू देना चाहिए क्वेश्चन आइटम राइटर को। वो क्यू स्ट्रक्चर बेस्ड हो सकता है या कंटेंट बेस्ड या फॉर्मेट बेस्ड हो सकता है या कंटेंट बेस्ड भी हो सकता है, जिससे आइटम के उस क्वेश्चन के इवैल्यूएटर को उस पर मार्किंग करने में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी जहां तक हो सकती है। सब्जेक्टिव टाइप में 100% ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही बात, फिर भी जहां तक हो सके ऑब्जेक्टिविटी आए, तो की और क्यू का ये मामला है। स्कोरिंग प्रोसीजर, अब देखिए क्वेश्चन आइटम 2 टाइप के ही है हमारे पास, ये बात साबित हो गई। मेन टाइप जो है, एक सब्जेक्टिव है दूसरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन स्कोरिंग प्रोसीजर 3 प्रकार के हमारे पास बताए गए एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑर्गेनाइजेशन का और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसमें कोई दिक्कत, बट जस्टिफाई करना होगा। आप 4 बताते हो तो बताइए चौथा क्यों, इनसे अलग कैसे। हमारी नजर में ये 3 है। आइटम टाइप्स 2 ही, या तो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, सब टाइप के यहां जिक्र नहीं है टाइप का। लेकिन मार्किंग प्रोसीजर आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपको सुझाना है, आइटम राइटर को सुझाना है कि मेरे इस सवाल का जवाब की मार्किंग इस मेथड से हो। उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपका सवाल है तो आपके पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं है, आपको इन्यूमरेटिव ही आपको सुझाना है। इन्यूमरेशन आप समझते हैं, 2-2 अंक के 10 सवाल हैं, उसमें 8 सवाल सही हैं तो 8 दूना 16 नंबर देना ही देना है आपको, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यही नहीं इन्यूमरेशन है। या 5 सही है तो 5 दूने 10, या 10 सही है तो 10 दूने 20 देना ही है आपको। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के स्कोरिंग की एक ही प्रोसीजर उपलब्ध है जिसका नाम है इन्यूमरेटिव। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बनाते हैं तो हाथ से लिखते थे तो इन्यूमरेटिव में टिक करते थे, अभी आप क्लिक करेंगे या उंगली से टच करेंगे अगर मोबाइल से सवाल बनाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है प्रिस्क्राइब करने के लिए। आपने जो सब्जेक्टिव टाइप सवाल बनाया है यहां, उसके जवाब को इवैल्यूएटर कोई भी हो, वो उसको आप प्रिस्क्राइब करेंगे कि हमारे इस सवाल का जवाब का इस तरह से आप स्कोरिंग करेंगे, कोई भी करेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ग्लोबल क्वालिटी और एनालिटिकल। ये जो है सब्जेक्टिव टाइप में जो छोटे जवाबों वाले सवाल हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स, और यहां तक के शॉर्ट आंसर भी, उसके लिए ग्लोबल क्वालिटी प्रोसीजर ऑफ मार्किंग सुटेबल है।
ग्लोबल क्वालिटी, इसको इसका नाम होलिस्टिक मार्किंग भी है, एक और नाम है ग्लोबल क्वालिटी का, एक और नाम है होलिस्टिक मार्किंग। होलिस्टिक मार्किंग क्या, सवाल देखा, जवाब देखा, आपने एक आइडिया फॉर्म कर लिया, नंबर दे दिया। सिंपल क्वेश्चन है, एक लफ्ज का भी जवाब उसका हो सकता है। हिंदुस्तान की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है, अगर लिखा कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो भी सही है, अगर सीधे लिखा दिल्ली तो भी सही है। तो आपने देखा दिल्ली यहाँ सही है भाई, कलकत्ता नहीं लिखा, आपने मार्क्स दे दिया, वो ग्लोबल क्वालिटी है। इसीलिए इसको होलिस्टिक मार्किंग भी कहते हैं, कि उसके ज्यादा ब्यौरे में न जाकर एज होल क्वेश्चन को एक एंटिटी के रूप में देख करके हम एक आइडिया फॉर्म करते हैं, उस अनुसार उसको मार्क्स अवार्ड कर देते हैं, वो ग्लोबल क्वालिटी है, होलिस्टिक मार्किंग है। एनालिटिकल मार्किंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए ये आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस का मतलब ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेकअप उसका कर देना, उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देना, और उन टुकड़ों के सेगमेंट्स के सुटेबिलिटी के आधार पर मार्क करना। वो बहुत कुछ ये क्यों पर भी निर्भर करता है। हमने कहा इंस्ट्रक्शन है, अगर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन है वो एक सेगमेंट हुआ, मेन बॉडी उसकी एक सेगमेंट हुई, कंक्लूजन एक सेगमेंट हुआ, और अगर हैंडराइटिंग लेजिबल है कि नहीं, पढ़ने में सुगम, हैंडराइटिंग मतलब गोल गोल बना रहा है, उसका कोई बहुत ज्यादा मार्किंग में ये नहीं है, लेजिबल होना चाहिए, उसने क्या लिखा आपने पढ़ लिया, और शुद्धता। इन सब चीजों के लिए जो यहाँ क्यू के रूप में जो ब्रेकअप देते हैं, वो एनालिटिकल मार्किंग करते समय उन्हीं की बुनियाद पर वो उसको मार्क्स अवार्ड किया जाता है, ताकि जो उद्देश्य क्यू का है कि सब्जेक्टिविटी, एग्जामिनर की सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करना, वही उद्देश्य ये एनालिटिकल मार्किंग प्रोसीजर का भी है, कि आंसर को उसके सेगमेंट्स में तोड़ करके और उस मुताबिक उसको नंबर देना, ये मार्किंग प्रोसीजर को के सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करना। तो किस्सा ये रहा शॉर्ट में कि अगर क्वेश्चन आइटम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप एक ही आपके विकल्प है, आप इन्यूमरेटिव ही आप सजेस्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास दो विकल्प है। अगर ये छोटे वाले सब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स, तो आप इसको प्रिस्क्राइब कीजिए, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए एनालिटिकल मार्किंग को आप प्रिस्क्राइब, आपको इतना ही करना है। ये आप हम मान कर चलते हैं कि एग्जामिनर समझता होगा इसका मतलब, ज्यादा इसका बयान मतलब इसकी तारीफ नहीं बयान करना है। अब ये सब्जेक्ट मैटर और सब कंपोनेंट जो है वो इसी से मिलती जुलती चीज है, कि इसी को समझिए क्रॉस वेरिफिकेशन है। दोबारा इसको हम लिखते हैं यहाँ, हाँ, और यहाँ जैसे देखिए, अगर अभी ग्रामर का उदाहरण दिया कि अगर व्याकरण से प्रश्न है तो फिर वर्ण विचार से है कि शब्द विचार से है कि वाक्य विचार से है कि अर्थ विचार से है। शब्द विचार से है तो फिर संज्ञा से संबंधित है कि सर्वनाम से है कि क्रिया से है कि विशेषण से है कि क्रिया विशेषण से है। सो जिस सेगमेंट से, जिस सब्जेक्ट के लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, जिस एरिया के, जिस टॉपिक से, चैप्टर कह लीजिए बोलचाल की भाषा में, वो सवाल है उस चैप्टर। जैसे व्याकरण का हम लोग लिखते हैं तो व्याकरण, पंजाबी व्याकरण फर्ज कीजिए, उसमें एक स्लैश डालते हैं। शब्द विचार, उसमें एक स्लैश डालते हैं कि देशज शब्द, आपके यहाँ होगा ही, शब्दों के उत्पत्ति के हिसाब से 4 प्रकार बनाए गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संज्ञा शब्द। तो जहां तक स्पेसिफाई हो सके, माइन्यूट जहां तक हो सके, जिससे मुद्दे से, जिस टॉपिक पर वो सवाल बेस्ड है, उसका यहां जिक्र होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमने अभी अभी चर्चा की है कि हर सवाल को पूछने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि उस सवाल के जरिए आप क्या जांचना चाहते हैं। विद्यार्थी का ज्ञान जांचना चाहते हैं, उसकी नॉलेज जांचना चाहते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग उसकी जांचना चाहते हैं, कि आप उसकी
एप्लीकेशन की एबिलिटी जांचना चाहते हैं, कि एनालिटिकल स्किल्स उसकी जांचना चाहते हैं, कि हाउ ही डिड्यूसेस, हाउ ही समराइजेस, हाउ ही ड्रॉज कंक्लूजन, जो सिंथेसिस उसी का नाम है, ही और सी में भी वो जांचना चाहते हैं कि कैसे वो किसी चीज के गुण दोष को, उसकी अच्छाई और बुराई को, एक अगर कविता है तो उसके गुण दोष का निरूपण कैसे वो करता है, वो इवैल्यूएशन है। तो क्या जांचना चाहते हैं, इसका यहाँ पर विवरण होना चाहिए कि इस प्रश्न के माध्यम से छात्र के व्याकरण संबंधी ज्ञान की जांच की गई, क्योंकि व्याकरण को लेकर चल रहे हैं। व्याकरण एक ज्यादा क्या बोल रहे, सिस्टमेटाइज है, ये साहित्य तो जंगल की तरह है, व्याकरण सिस्टमेटाइज है, एरियाज बने हुए, उसके सब एरियाज हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक। तो जैसे आपने व्याकरण का सवाल बनाया, तो आप यहाँ लिखेंगे कि छात्र के व्याकरण संबंध, पंजाबी व्याकरण के क्या, इसमें जहां तक आप माइन्यूट और स्पेसिफिक हो सके, पंजाबी व्याकरण के शब्द विचार का ज्ञान, शब्दों में संज्ञा शब्द से संबंधित ज्ञान की जांच, ये आपके ऊपर है, होना चाहिए। माइन्यूट से माइन्यूट जहां तक आप जा सके इसमें लिखना चाहिए। पंजाबी व्याकरण के शब्द विचार प्रकरण के संज्ञा शब्दों से संबंधित, जैसे अगर सवाल है कि संज्ञा शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा की परिभाषा देते हैं, उसके प्रकारों के बारे में का नाम लिखिए, तो यहां आपको लिखना चाहिए कि पंजाबी व्याकरण में शब्द विचार प्रकरण के अंदर संज्ञा शब्दों के ज्ञान की जांच, या पंजाबी शब्दों संज्ञा शब्दों के ज्ञान, ये भी चल जाएगा ऐसा। उसके बाद नीचे का आप साफ देख रहे हैं कि ये सातवां जो है, वो जो आइटम आपने फॉर्मेट यूज किया है यहाँ 2 और 3 में, उसके बारे में आपको कंफर्म यहाँ करना है। ऑब्जेक्टिव में किया है तो कांस्टेंट अल्टरनेटिव है कि मल्टीपल चॉइस है कि मल्टीफेसेट है कि रीअरेंजमेंट है कि मैचिंग है, क्या है सवाल आपका, ये यहीं से डिसाइड होगा। और अगर सब्जेक्टिव है तो किस कैटेगरी का है, सिंपल क्वेश्चन है, कांस्टेंट कंप्लीशन है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कन्वर्जन टाइप। फिर मीडियम और मोड हमने कहा था, यहां जो है एडमिनिस्ट्रिंग डिटेल, उसी का समझिए एक और फिर से उस चीज को दोहराते हैं कि भाई ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, तो 2 ही ऑप्शन है, रिटन होगा या ओरल होगा, तो ऐसा टिक करना है, और ये कंप्यूटर में टच करना है या क्लिक करना है। और एजुकेशनल लेवल आप यहाँ डिसाइड करेंगे कि ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है कि अपर प्राइमरी की, सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी की, ग्रेजुएशन लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की रिसर्च, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल पर पढ़ाते हैं। तो हमारा ये सुझाव होगा कि सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन आप बनाइए, हायर सेकेंडरी लेवल का बनाइए तो और अच्छी बात है। सेकेंडरी तक, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन ना बनाए तो अच्छा है, क्योंकि वो हमारे ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का बनाइए। और ये बेसिक, ये L2 का है, तो ये थोड़ा पेचीदा मसला है। L2 ये एक दूसरे लिहाज से बना है, ये भारतीय भाषा संस्थान में आप जानते हैं संविधान के शेड्यूल लैंग्वेजेस की 10 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स होती है, जिसमें नॉन नेटिव लर्नर को कोई भी इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाती है जो उसकी मदर लैंग्वेज ना हो। और उस कोर्स के 3 स्टेजेज हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो ये थोड़ा पेचीदा मसला है। अगर से आप L2 ही पढ़ाते हैं तो फिर भी मेरा सुझाव होगा कि इसमें ना पढ़ के आप इस लेवल तक ही सीमित रखिए, L1 को ही मान कर चला जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दूसरा पर्पस इसका अलग था। ये ठीक है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट। अगर कॉलेज टीचर्स होते हैं तो उनसे हम जरूर कहते हैं कि आप ग्रेजुएशन का कम से कम बनाइए, या पोस्ट ग्रेजुएशन का बनाइए, रिसर्च का बनाइए, बना सकते हैं हम। आप लोग, हमारा अनुरोध है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, बेटर हो हायर सेकेंडरी का बनाइए, तो इसको छोड़ देंगे आप इस तरह। ये रैशनल जो है, ये इसी की फिर से तस्दीक है। ऑब्जेक्टिव में जो आपने लिखा कि इस सवाल के द्वारा छात्र के पंजाबी शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में, या पंजाबी संज्ञाओं के बारे में, पंजाबी क्रियाओं के बारे में, पंजाबी में लिंग परिवर्तन के नियमों के बारे में, उनके ज्ञान की, बोध की जांच की गई। रैशनल में उसी को आप दोहराएंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से पंजाबी व्याकरण के बारे में
छात्र के ज्ञान हो, बोध हो, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि एक चीज और, पता नहीं इसकी चर्चा किसी ने की नहीं की, थोड़ा समय है ना? हाँ समय। सिद्धांत रूप में बात करने के लिए हम तमाम बातें करते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद है। उसी के ऊपर, उसी की रोशनी में न सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं, हम इम्तहान लेते हैं, हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं, बल्कि तमाम हमारी नीड्स से पॉलिसीज, पॉलिसी से गोल और गोल से करिकुलम, यदि पूरा म्यार जो है वो एक टैक्सोनॉमी के ही को केंद्र में रख करके वो चलता है। यही कारण है कि आप अपने देश की, अपने मुल्क की शिक्षा नीति के किसी भी दस्तावेज को, मेरी याद में 3 शिक्षा नीतियां मैं देख चुका हूं। नई शिक्षा नीति 1986, माननीय अर्जुन सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, MHRD मंत्री। फिर उसके बाद जो है एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो खास करके आपके लिए है, यानी स्कूल एजुकेशन के लिए है। और फिर उसके 5 के 15 साल के बाद 86 से 5 कितना साल हुआ जी? 86 5 91, 86 से 2005 में कितना गैप हुआ? 86 10 96 20 वर्ष का लगभग। ठीक, तो 86 के 20 वर्ष बाद जरूरत पड़ गई इस देश को कि री आइडेंटिफाई करें अपने नीड्स को। तभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, और उसके 15 वर्ष बाद फिर हमको जरूरत हो गई, हमने री आइडेंटिफाई करने की नीड्स। तो ये कोई भी दस्तावेज आप उठा लीजिए, उसमें आपको टैक्सोनॉमिकल टर्म में ही बातचीत मिलेगी कि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे बनाना है कि इससे छात्रों का ज्ञान बढ़े, बोध बढ़े। यही काफी नहीं है, वो एक अच्छे इंसान बन के उनके अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप हो, वो एम्पैथी हो, अपने जो हमारे जो नागरिक हैं, हम सब भाई बहन हैं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भावना उनमें प्रबल हो। सो टैक्सोनॉमी, ये सब टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में बात हो, तो मैं ये कह रहा था कि सिद्धांत रूप में हमारी हर एक्टिविटी का जो, जैसे जहाजियों के लिए जो पावर हाउस, लाइट हाउस होता है, समुद्र में, दरिया में जहाजों के लिए रोशनी और रास्ता दिखाने वाला, वो हमारा टैक्सोनॉमी है। और उसमें पूरे स्टूडेंट के पूरे ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ लर्नर्स पर्सनालिटी की बात की गई है कि न सिर्फ वो बौद्धिक रूप से सबल हो, बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी वो संतुलित हो और शारीरिक दृष्टि से भी सक्षम हो। इसलिए देखते हैं तमाम गेम्स है, स्पोर्ट्स है, NCC है, NSS है, ये हमारे करिकुलम का पार्ट है कि नहीं? वो इसीलिए कि शारीरिक दृष्टि से। सो मैं कह रहा था ये कि सिद्धांत रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था का म्यार बहुत बड़ा है, और उसमें छात्र के, स्टूडेंट की पर्सनालिटी के ऑलराउंड ग्रोथ, क्योंकि एक वो क्या कहे, सुपरमैन या वुमेन बन के निकले वो पढ़ाई खत्म होने के बाद। लेकिन व्यवहार में क्या है कि व्यवहार में हम मास्टरी टीचिंग लर्निंग मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, आपको जानकर, मैंने तो जब जाना तो मुझे हैरत हुई कि ये मास्टरी टीचिंग लर्निंग मॉडल भी उन्हीं महानुभाव का दिया हुआ है जिन्होंने इतनी बड़ी म्यार बनाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जिनका नाम है बेंजामिन एस ब्लूम। मास्टरी लर्निंग मॉडल ब्लूम साहब का ही दिया हुआ है। कि सिद्धांत में ये बात सही है, लेकिन व्यवहार में हम मास्टरी लर्निंग मॉडल को फॉर, कम से कम जो डेवलपिंग नेशंस थे उनके लिए उन्होंने, क्योंकि यहां सबको शिक्षा देने की बात थी, सबको बुनियादी शिक्षा देने की बात थी। खानदान के खानदान थे जिनकी पीढ़ियों ने स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा था। उनके पास सब थे, खेत बाड़ी थी, गाय भैंसे थी, खूब खाते पीते लोग थे, लेकिन पढ़ाई का महत्व नहीं था। तो किसी को साधन रहते हुए भी नहीं था, कोई साधनहीन था तो उसको भी नहीं था। तो ऐसी सोसाइटीज के लिए उसी बेंजामिन ब्लूम ने, ये मेरा अनुमान है, कहीं उन्होंने लिखा नहीं, मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग क्या है साहब? लोअर लेवल एबिलिटी तक ही वो सीमित है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन,
व्यवहार में इतना अगर हो गया तो उसको काफी माना जाता है कि बहुत हो गया, अब इसको आगे बढ़ाइए, आप मैट्रिक से इसको इंटरमीडिएट में भेजिए, इंटरमीडिएट से आप इसको ग्रेजुएशन में भेजिए। तो मैं कह ही रहा था कि तमाम सैद्धांतिक जो विशद बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ लर्नर्स पर्सनालिटी ही एजुकेशन का आखिरी मकसद है उसका, और उसमें तमाम तीनों डोमेन और हायर ऑर्डर स्किल्स, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब चीज उसमें है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन व्यवहार में जो मास्टरी लर्निंग मॉडल है उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पर ही स्ट्रेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन हायर ऑर्डर स्किल की कोई हम चिंता ही नहीं करते हैं। स्ट्रेस हमारी प्राथमिकता, प्रायोरिटी हमारी इन लेवल्स के डेवलपमेंट के ऊपर होती है, क्लासरूम सेटअप में, फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में। और अगर इस दौरान हायर ऑर्डर स्किल्स में, क्योंकि देखिए ये सब तमाम जो स्किल्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बेस का काम करती है। नॉलेज एक सीमा के बाद बढ़ करके अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों मिल करके उस बंदे के अंदर एप्लीकेशन की एबिलिटी पैदा कर देते हैं। ये तीनों मिलकर के एनालिसिस की क्षमता बनाते हैं, और ये चारों मिलकर सिंथेसिस की उसकी सलाहियत बना देते हैं, और ये पांचों मिलकर इवैल्यूएशन, उसको अच्छे बुरे का, उसको उचित अनुचित का, उसको करना नहीं करने का, करने का कि छोड़ने का, रखने का कि भगाने का, ये सलाहियत ये उसके अंदर इवैल्यूएशन है। तो स्ट्रेस हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पर ही है। मास्टरी लर्निंग मॉडल का यही तकाजा है। समय रहता तो मैं आपको परिभाषा देकर बताता, क्योंकि मनगढ़ंत बात कोई बिना अपने मन की, मेरी हैसियत क्या है कि मैं अपने मन की बात कहूं, जो भी बात मैं बोलता हूं वो बिना सबूत के नहीं। तो व्यवहार में तो मैं ये इतना ये तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि सवाल जब हम बनाते हैं साहब तो घूम फिर करके हमारे सवाल जो हैं 100 में 90 सवाल इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर वो गिरते हैं। उसमें भी मुसीबत है कि हम समझते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग का कंप्रिहेंशन बेस्ड सवाल बना रहे हैं। वो सवाल असल में या तो नॉलेज बेस्ड होता है या एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ये एक अलग मसला है, तो कभी चर्चा करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रैशनल में हम ये लिखते हैं कि इस सवाल के द्वारा फलाने विषय, ये जो सब्जेक्ट मैटर की जांच के ज्ञान की जांच या बोध की जांच, अगर सब्जेक्टिव टाइप है तो हम लिखते हैं कि उत्पादन के स्तर पर की गई, क्योंकि हमने जिक्र किया है कि सब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस प्रोडक्शन लेवल पर ही फंक्शनल होते हैं, उत्पादन के स्तर पर ही, क्योंकि वहां सवाल के जवाब का प्रोडक्शन उस विद्यार्थी ने करना होता है। तो ये रैशनल में अगर आपका सवाल सब्जेक्टिव टाइप का है तो आप यहां से लपेटेंगे कि इस सवाल के जरिए से पंजाबी व्याकरण के शब्द विचार में संज्ञा शब्दों के ज्ञान या बोध की जांच उत्पादन के स्तर पर की गई, अगर सब्जेक्टिव टाइप का कोई भी सवाल है आपका। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये चीज यहां तक सामान्य रहेगी कि सवाल के जरिए से स्टूडेंट के पंजाबी ग्रामर के संज्ञा शब्दों के ज्ञान बोध की जांच पहचान के स्तर पर की गई। यहाँ उत्पादन के स्तर पर, in case of subjective type questions you are writing any sub type, उसमें कोई कैद नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें उत्पादन की जगह हम पहचान के स्तर पर लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की है कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस irrespective of their subtypes function on identification level, because here answer is embedded in the question itself. What a student has to do is put his or her finger
ऑन द राइट आंसर फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। तो रैशनल में आप लिखेंगे इस प्रश्न के द्वारा, अगर सब्जेक्टिव टाइप है तो फलाने चीज की, ज्ञान की, बोध की जांच उत्पादन के स्तर पर की गई। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो पहचान के स्तर पर की गई, सब्जेक्टिव टाइप है तो उत्पादन। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 4 10 सवाल बनाते बनाते आप उसको बदल समझ जाएंगे। और बोलिए साहब, ये तो हो गया, आप कुछ बताना है? हाँ ठीक है। हाँ, तो हमने कहा था शुरू में, इस चर्चा के शुरू में, कि देखने में 10 हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है, 12-13 डायमेंशन हो जाते हैं। क्योंकि देखिए रिसर्च और डेवलपमेंट, रिसर्च के साथ डेवलपमेंट जुड़ा होता है। कोई जमाने में ये माना गया कि 10 ही एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के पैरामीटर्स, बाद को पता चला कि नहीं कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि इसकी तो कैद है नहीं। जैसे जैसे ज्ञान अनुभव सुरखरू होता है, इंसान ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है इना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो अब हमने 3 आइटम कम से कम, और भी हैं एस्पेक्ट से, लेकिन 3 और है जो इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो इसका है उसमें मिलेगा ना, उसमें एक है कि डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। ये सवाल जो आपने पूछा वो उस सब्जेक्ट के किस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है या किस डायमेंशन पर फोकस करता है। तो उसके लिए भी आपको अपनी तरफ से दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है। अगर लैंग्वेज के हैं का सवाल है तो उसका 4 ही डायमेंशन हमारे नजर में है। एक है फॉर्म, यानी लैंग्वेज से, ग्रामर से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो वो या तो फॉर्म, उसका डायमेंशन फॉर्म के ऊपर होगा निर्भर, या स्ट्रक्चर की बात वो करता होगा, या मीनिंग से रिलेटेड होगा, या यूसेज से रिलेटेड होगा। ये थोड़ा अभी सुनने में आपको थोड़ा लगता होगा कि ये कहां से कहां ले जा रहे हैं, लेकिन ये आप जब फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देखेंगे तो बिल्कुल आप तुरंत ही इसको पकड़ लेंगे। थोड़ी सी अच्छा, लिटरेचर के कुछ ज्यादा डायमेंशन है, हमने कहा ना लिटरेचर तो एक जंगल की तरह से है, ऐसे ग्रामर तो बहुत ही सिस्टमेटाइज। तो ग्रामर के हमारे 4 ही डायमेंशन है। ग्रामर का कोई भी सवाल हो, या तो आप फॉर्म के बारे में होगा वो, या स्ट्रक्चर के बारे होगा, या मीनिंग के बारे में होगा, या यूसेज के बारे में होगा। लड़की जाती है, हिंदी से मैं हिंदी ही थोड़ा बहुत जानता हूं तो क्या करूं। लड़की जाती है और लड़कियां जाती हैं, ये जाति कॉमन रह गया, यहाँ एक वचन से बहुवचन हो गया। और लड़का जाता है और लड़के जाते हैं। किसी लड़की ने पूछा कैसा क्यों भाई, लड़की भी जाती है, लड़कियां भी जाती हैं, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। ये भी तो लड़कियों को भी होना चाहिए, लड़कियां जाते हैं, लेकिन नहीं होता। अब इसका क्या जस्टिफिकेशन है? कोई रूल इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये यूसेज का मामला है। हिंदी उर्दू जुबान में हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। उस सचदेवा साहब ढेर सारी चीजें बता रहे थे कि यहाँ कर्ता में चिन्ह लगता है, और आपके यहाँ पंजाबी में ने चिन्ह की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा बता रहे थे। तो ये अब कर्ता में क्यों ने चिन्ह लगता है, हिंदी का कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है, ये यूसेज है, हम ऐसे यूज करते हैं। तो अगर इस तरह के सवाल है तो यूसेज का सवाल हुआ। मीनिंग का सवाल का तो कहना ही क्या है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन, ये आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म चेंज कर रहे हैं ना। खास करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो बनाते हैं, लड़का का लड़की कर दिया, वो क्या हुआ उसमें, ये फॉर्म से रिलेटेड ये सवाल है। स्ट्रक्चर क्या है, संधि का जितना मसला है, आपके यहाँ संधि है पंजाबी में कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन संधि का जितना स्ट्रक्चर बदल जाता है। सत जोर चित जोर आनंद का सच्चिदा आनंद, ये चीज कहां से आ गया, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप लोगों में से बहुत लोगों को याद होगा। ये अगर संधि होता है, मुजीब उर रहमान, इर्र कहां से आया, वो तो उर्र था, मुजीब उर रहमान था, ये इर्र आ रहा है। ये ऐसे मसाइल जो हैं, ऐसे सवाल, वो स्ट्रक्चर के सवाल हैं।
मेरे पास भाषा की कोई खास जानकारी नहीं है, यहाँ रहकर थोड़ा बहुत मैं सीख गया हूँ अमित उमित के सत्संग में। तो मोटे तौर पर भाई साहब डायमेंशन का यही मामला है कि कोई भी सवाल होगा तो या तो अगर ग्रामर का है तो या तो फॉर्म से रिलेटेड होगा, या स्ट्रक्चर से, या मीनिंग से, या यूसेज से। ये आप अनुभवी शिक्षक हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कुछ भूल चूक भी हो जाएगी तो यहाँ लोग बैठे हुए हम उसको सुधार लेंगे, इसकी चिंता ज्यादा मत कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सवाल जवाब का ज्यादा गुंजाइश समय का नहीं है, क्योंकि इसी चीज को फिर टेक्नोलॉजिकली रिपीट करने जा रहे हैं हमारे अमित जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी मिलेंगे हम लोग, आप सवाल जब बनाएंगे तो हम लोग यहीं रहेंगे, पर्दे के सामने हो पर्दे के पीछे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अमित, बढ़ाइए।